अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये एपिसोड नंबर 8 है ग्रैंडफादर पर, यानी दादा। इससे मुराद है पैटर्नल ग्रैंडफादर। सब टॉपिक्स इस तरह से हैं। मुख्तसरन हम वो टॉपिक्स को पहले रिवाइज करेंगे जो हमने समझाए हैं। उसके बाद स्टेटस ऑफ द ग्रैंडफादर देखेंगे। ग्रैंडफादर के 3 स्टेटस पॉसिबल हैं। एक है शेरर का, एक है रेसिडियरी का और एक है शेरर और रेसिडियरी दोनों का। आखिर में अपनी बात का इख्तिताम एक समरी के साथ करेंगे। शेरर यानी जुल फर्ज ऐसे वारिस को कहते हैं जिसका हिस्सा यानी जिसका रेशियो कुरान या हदीस में बता दिया गया है। शेयरर्स टोटली 12 होते हैं यानी 12। इनमें प्राइमरी शेयरर्स होते हैं 5 और सेकेंडरी शेयरर्स होते हैं 7। प्राइमरी शेयरर्स में हैं फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ एंड डॉटर। ये मरहूम के सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं। इनको कोई दूसरा एक्सक्लूड नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी फैमिली में प्राइमरी शेयरर्स ना हो तब सेकेंडरी शेयरर्स पिक्चर में आते हैं। मिसाल के तौर पर माँ ना हो तो नानी पिक्चर में आती है और बाप ना हो तो दादा पिक्चर में आता है। सेकेंडरी शेयरर्स जुमला 7 हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडडॉटर, कंसंजाइन सिस्टर, फुल सिस्टर, यूट्रिन सिस्टर एंड यूट्रिन ब्रदर। आज हम इस वीडियो में ग्रैंडफादर की तफसील को कवर करेंगे। स्टेटस ऑफ द ग्रैंडफादर यानी दादा की हैसियत। There are various situations the true grandfather may encounter. True grandfather और false grandfather क्या होते हैं ये तफसील हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ग्रैंडफादर का स्टेटस शेरर का भी हो सकता है, रेसिडियरी का भी हो सकता है या शेरर और रेसिडियरी दोनों का भी हो सकता है। सबसे पहला केस देखेंगे द ग्रैंडफादर एज अ शेरर। दादा एक शेरर की हैसियत से। द ग्रैंडफादर इज इंटाइटल्ड टू गेट 1/6 शेयर एज अ शेरर व्हेन द डिसीज्ड whether it is man or woman leaves at least one son or paternal grandson or paternal great grandson and so on। यानी दादा का हक होगा 1/6 मीरास का अगर मरने वाले ने कोई बेटा या कोई पोता या पड़पोता वगैरह छोड़ा हो। केस 2 देखें द ग्रैंडफादर एज अ रेसिडियरी यानी दादा की हैसियत असबा की। रेसिडियरी यानी वो वारिस जो बाकी माल पाता है, रेसिड्यू हासिल करता है। When the deceased doesn't leave any child, male or female, or paternal grandson, paternal great grandson, and so on, or paternal granddaughter, and so on। यानी अगर मरने वाले ने कोई औलाद ना छोड़ी हो, न ही कोई बेटा और न बेटी, न ही कोई पोता, न ही कोई पड़पोता वगैरह, और न ही कोई पोती या पड़पोती वगैरह। Then the grandfather becomes residuary and is entitled to acquire the residue after the other heirs are given their shares। यानी जब ये तीनों शराइत पूरे हो जाते हैं यानी कोई बेटा बेटी है ना कोई पोता पोती वगैरह है, तब दादा की हैसियत रेसिडियरी की होती है और शेयरर्स को उनका हक देने के बाद रेसिड्यू यानी बाकी माल दादा को दिया जाएगा। केस 3 देखें द ग्रैंडफादर एज अ शेयरर एज वेल एज अ रेसिडियरी यानी ग्रैंडफादर पहले एक शेयरर की हैसियत से शेयर हासिल करेगा, फिर एक रेसिडियरी की हैसियत से रेसिड्यू यानी बाकी माल हासिल करेगा। उसके लिए शराइत देखें व्हेन द डिसीज लीव्स डॉटर और डॉटर्स और पैटर्नल ग्रैंड डॉटर, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड डॉटर एंड सो ऑन। यानी अगर मरहूम की एक या एक से ज्यादा बेटियां हों या पोती या पोतियां हों बट द डिसीज डजंट लीव एनी, लेकिन मरहूम का कोई बेटा ना हो, कोई सन ना हो, कोई पैटर्नल ग्रैंडसन या पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडसन ना हो। यानी इन शॉर्ट मरहूम की सिर्फ बेटी बेटियां या पोती पोतियां वगैरह हों लेकिन कोई नरीना औलाद ना हो, यहाँ तक कि कोई पोता पड़पोता भी ना हो। ऐसी सिचुएशन में ग्रैंडफादर पहले मीरास का 1/6 हिस्सा ले लेगा शेयरर की हैसियत से। फिर सेकेंड फेज में दादा की हैसियत एक रेसिडियरी की होगी और रेसिड्यू यानी बाकी माल वो हासिल कर लेगा। इस सिलसिले में एक हदीस देखें जिसमें दोनों का जिक्र आता है। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नरेटेड, वन मैन केम टू प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड आस्क्ड, ओ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माय ग्रैंडसन हैज एक्सपायर्ड, व्हाट विल आई इनहेरिट फ्रॉम हिज एस्टेट। यानी एक शख्स हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि मेरे पोते का इंतकाल हो गया है, उसकी मीरास में मेरा कितना हक है। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम रिप्लाइड यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, यू विल गेट 1/6 एज अ शेयरर यानी एक शेयरर की हैसियत मीरास में तुम्हारा हिस्सा 1/6 होगा। व्हेन ही वाज लीविंग मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कॉल्ड हिम एंड सेड, यू विल गेट इवन द रेसिड्यू। यानी वो जब लौट रहा था तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और कहा कि तुम्हें रेसिड्यू भी मिलेगा एज अ रेसिडियरी एक असबा की हैसियत से। राइट पर नोट देखें, इन दिस केस द डिसीज डिड नॉट लीव फादर एंड हैड 2 daughters यानी ये सिचुएशन में
ये पर्टिकुलर केस में मरने वाले ने बाप नहीं छोड़ा था अपने पीछे और सिर्फ 2 बेटियां थी, कोई नरीना औलाद नहीं थी। इसके सबब दादा शेरर की हैसियत से 1/6 शेयर का हकदार हुआ और मरहूम को सिर्फ बेटियां होने के सबब दादा ही रेसिडियरी का स्टेटस भी लिया और रेसिडी हासिल कर लिया। अब देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स ग्रैंडफादर्स क्या होते हैं। हमने ये वीडियो में जब कभी ग्रैंडफादर का जिक्र किया, दरअसल वो ट्रू ग्रैंडफादर है। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रू ग्रैंडफादर क्या होता है। सबसे पहले याद रखें, द फादर्स प्रेजेंस हाइड्स और एक्सक्लूड्स ऑल द ग्रैंडफादर्स इंक्लूडिंग द ट्रू एंड फॉल्स ग्रैंडफादर्स। यानी जब बाप मौजूद है तो सारे ग्रैंडफादर्स हाइड हो जाते हैं, चाहे वो ट्रू ग्रैंडफादर्स हों या वो फॉल्स ग्रैंडफादर्स हों। द फादर्स एब्सेंस विल मेक ओनली द ट्रू ग्रैंडफादर और फादर्स कम इनटू द पिक्चर। लेकिन जब मरहूम का बाप गैर मौजूद होता है तो सिर्फ ट्रू ग्रैंडफादर्स ही पिक्चर में आते हैं। सिमिलरली द ट्रू ग्रैंडफादर और फादर्स ऑफ हायर हायरार्की लेवल एक्सक्लूड्स द ग्रैंडफादर और फादर्स ऑफ लोअर हायरार्की लेवल। यानी कि बाप की गैर मौजूदगी में दादा अगर हो तो वो वारिस होता है और दादा के साथ साथ परदादा भी हो तो परदादा हाइड हो जाएगा। चूंकि सिर्फ ट्रू ग्रैंडफादर्स ही शेयरर्स हैं, हमको ये समझना जरूरी है कि ट्रू ग्रैंडफादर्स और फॉल्स ग्रैंडफादर्स में क्या फर्क है। ट्रू ग्रैंडफादर का यहाँ पर डेफिनेशन है, द ट्रू ग्रैंडफादर इज द वन बिटवीन whom and the deceased no female is in the immediate position such as father's father, father's father's father and so on। यानी ट्रू ग्रैंडफादर वो होता है जिसके रिश्ते का यानी रिलेशन का हम जब जिक्र करते हैं तो बीच में किसी वुमेन का जिक्र नहीं आता। मिसाल के तौर पर दादा का जिक्र करने के लिए हमको ये काफ़ी है कि हम फादर्स फादर कह दें, यानी बाप का बाप। यहाँ पे माँ का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं रही, ना ही दादी का जिक्र करने की ज़रूरत रही। इसी तरह से एक और मिसाल है फादर्स फादर्स फादर, यानी बाप के बाप का बाप। ये 2 मिसालें हैं, ये बता रहे हैं कि ट्रू ग्रैंडफादर क्या होता है। अरबिक में ट्रू ग्रैंडफादर को अल-जद अल-सही कहा जाता है। अब देखते हैं फॉल्स ग्रैंडफादर का डेफिनेशन क्या है। द फॉल्स ग्रैंडफादर इज द वन बिटवीन whom and the deceased the female is in the immediate position। फॉल्स ग्रैंडफादर वो है जिसका रिलेशन मरहूम से बताने के लिए बीच में कोई फीमेल यानी खातून का जिक्र आए, तब वो ग्रैंडफादर फॉल्स ग्रैंडफादर कहलाएगा। सच एज मदर्स फादर, यानी माँ का बाप, हम उर्दू जबान में जिसको नाना कहते हैं, उस तरह से फादर्स मदर्स फादर यानी बाप का नाना हो जाएगा ये। और उसी तरह से आप देखें एब्रीविएशन में पहली मिसाल में MF आया है, यानी मदर्स फादर, M आ गया, इसीलिए ये फॉल्स ग्रैंडफादर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखिए फादर्स मदर फादर आया है, बीच में M आया है, यानी जो माँ को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए ये भी फॉल्स ग्रैंडफादर हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल भी देख लें, मदर्स फादर्स फादर, MFF आया है, चूंकि M आया है इसीलिए ये भी फॉल्स ग्रैंडफादर हो जाएगा। द फॉल्स ग्रैंडफादर्स आर टर्म्ड एज अल-जद अल-फासिद इन अरबिक, यानी अरबी जबान में फॉल्स ग्रैंडफादर को अल-जद अल-फासिद कहते हैं। जितने फॉल्स ग्रैंडफादर्स हैं वो शेयरर्स में शुमार नहीं होते, बल्कि वो डिस्टेंट किंड्रेड यानी ज़विल अरहाम में शुमार होते हैं। लेकिन मालिकी मसलक में ज़विल अरहाम वारिसीन में शुमार नहीं होते, यानी जो अमाउंट ज़विल अरहाम को जाना चाहिए वो बैतुल माल को जाएगा। यहाँ देखें इस ट्री डायग्राम को, एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर समराइज किया गया है। डिसीज यानी मरने वाली शख्सियत, चाहे वो आदमी हो या औरत। राइट पर देखें फादर, फादर की एब्सेंस में फादर्स फादर ट्रू फादर कहलाएगा, क्योंकि इसके बीच मदर नहीं है, M नहीं है। उस तरह से फादर्स फादर्स फादर भी ट्रू ग्रैंडफादर कहलाएगा, क्योंकि इनमें भी M नहीं है। जितने रेड कलर से स्पेसिफाइड हैं वो ट्रू ग्रैंडफादर्स हैं। देखें यहाँ पर लेफ्ट पर लीजेंड मैंने बताया, रेड कलर से जो स्पेसिफाइड हैं वो ट्रू ग्रैंडफादर्स कहलाएंगे, और जो ब्लू में स्पेसिफाइड हैं वो फॉल्स ग्रैंडफादर्स कहलाएंगे। जैसा डिसीज्ड के लेफ्ट पर देखें मदर, मदर्स फादर यानी जिसको उर्दू जबान में हम नाना कहते हैं, वो फॉल्स ग्रैंडफादर है। देखें ब्लू लीजेंड इंडिकेट्स फॉल्स ग्रैंडफादर। यानी जितने एब्रीविएशंस में राइट एंड पे तो F है, लेकिन उससे पहले अगर एक बार भी M आ गया तो वो फॉल्स ग्रैंडफादर हो जाएगा। और फॉल्स ग्रैंडफादर कभी भी शेयरर्स में नहीं बल्कि डिस्टेंट किंड्रेड में शुमार होगा, यानी ज़विल फ्रूज में नहीं बल्कि ज़विल अरहाम में शुमार होगा। समरी करते हैं अपनी गुफ्तगू की। ग्रैंडफादर पहला स्टेटस देखें, डिसीज्ड हैज़ एनी सन और पैटर्नल सन, यानी अगर एक नरीना औलाद हो या पोता वगैरह हो तो ग्रैंडफादर की हैसियत शेयरर की होगी और वो मीरास का 1/6 हिस्सा पाएगा। सेकेंड केस देखें, डिसीज्ड हैज़ नो सन और पैटर्नल ग्रैंडसन बट हैज़ डॉटर और पैटर्नल ग्रैंड डॉटर, यानी मरहूम को नरीना औलाद तो नहीं लेकिन कोई
बेटी या पोती हो तो ग्रैंडफादर की हैसियत शेयरर की होगी और 1/6 हिस्सा पाएगा। और फिर सेकेंड फेज में वो रेसिडियरी होगा और रेसिडियो भी साथ में पाएगा। थर्ड केस देखें, डिसीज हैज नो चाइल्ड और पैटर्नल ग्रैंड चाइल्ड, यानी मरहूम की सरे से कोई औलाद ही नहीं है, यानी ना कोई बेटा है, ना बेटी है, ना पोता पोती वगैरह है। तो ऐसी सिचुएशन में ग्रैंडफादर डायरेक्टली रेसिडियरी हो जाता है और उसको सारा रेसिड्यू मिल जाता है। फोर्थ केस देखें, इफ द फादर ऑफ द डिसीज्ड इज प्रेजेंट, यानी मरने वाले का बाप जिंदा हो तो दादा एक्सक्लूड हो जाएगा और मीरास में कुछ हिस्सा नहीं पाएगा, बल्कि वो वारिसिन में शुमार ही नहीं होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।